अच्छा जी, अब हम पढ़ लेते हैं इसी के साथ साथ कॉम्प्लिकेशंस। ये इसके साथ रिलेवेंट है तो इसलिए यहाँ आप लोग को पढ़ा रहा हूँ कि कॉन्सिक्वेंसेज एंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। एमआई तो हुई है ना, एमआई हुई है और वहाँ पे मैंने आप लोग को बता दिया कि इन्फ्लेमेशन होगा, ग्रेनुलेशन टिश्यूज बनेंगे, स्कार बनेगा। अब अगर सपोज ये मेरे पास हार्ट मसल्स है, ठीक है, ये हार्ट मसल्स है, अब यहाँ पे ये एरिया जो है यहाँ पे इन्फार्क्शन हुआ था, अब इस मसल की जगह क्या पड़ा हुआ है, स्कार पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है, स्कार। तो क्या स्कार और मसल एक जैसे काम कर सकता है? नहीं कर सकता ना। यहाँ पे बिल्कुल आप, बंदा तो बच गया, बंदा बच गया, लेकिन जो इन्फार्क्शन हुआ था, सिल डेथ हुई थी, उसकी जगह जो है स्कार बन गया। अब स्कार बन गया तो अब स्कार उसी तरह काम नहीं कर सकता, तो हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस एराइज करना शुरू हो जाएंगे। और कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन, तो वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। बिल्कुल ईजी है अगर आप लोग कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। सबसे पहले कॉन्ट्रेक्टाइल डिस्फंक्शन। हार्ट, जाहिर बात है ना, स्कार उसी तरह तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता ना जिस तरह मसल करता है, तो इसी वजह से वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर सकता, कॉन्ट्रेक्टाइल डिस्फंक्शन आ जाएगा। कॉन्ट्रेक्टाइल डिस्फंक्शन आ जाएगा तो वो हमारे पास बॉडी के जो हम ब्लड प्रेशर देखेंगे तो बंदा हाइपोटेंशन में हमें नजर आएगा। पीछे से जो है ब्लड पूलिंग शुरू हो जाएगी और पल्मोनरी कंजेशन हो जाएगा, पल्मोनरी एडिमा, लंग्स में जो है वो सारा के सारा बढ़ जाएगा, ठीक है। और इसी सिचुएशन को जब प्रॉपरली हार्ट पंप नहीं कर सकता, इसको हम कहते हैं पंप फेलियर या कार्डियोजेनिक शॉक, ठीक है। तो ये एक कॉम्प्लिकेशन हो गया। दूसरा आप लोग देखें पेपिलरी मसल डिस्फंक्शन। पेपिलरी मसल डिस्फंक्शन क्या है? जाहिर बात है कि अगर जिस वॉल ऑफ द मसल जो था उसने तो पेपिलरी मसल को होल्ड किया होता है ना, हार्ट की मसल ने पेपिलरी मसल, वॉल की जो मसल होती है उनको होल्ड किया है, वॉल जो है उसकी जगह स्कार बन गया, स्कार बन गया, स्कार तो उसी तरह मसल्स को होल्ड नहीं कर सकता, तो होल्ड नहीं कर सकता तो जो पेपिलरी मसल अगर काम सही तरह से नहीं कर रहे तो रिगरगिटेशन हो जाएगा, वॉल फेलियर हो जाएगा, ब्लड जो है वो पीछे से ऊपर की तरफ एट्रियम में जाएगा, तो ये पोस्ट इन्फार्क्ट माइट्रल रिगरगिटेशन इसको हम कहते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है राइट वेंट्रिकुलर इन्फार्क्ट है, तो बिल्कुल जाहिर बात है वो सरह से काम नहीं कर रहा, वेंट्रिकुलर इन्फार्क्ट हो चुका है, तो वो जो है पूलिंग ऑफ ब्लड होगी, ठीक है। मायोकार्डियल रप्चर जो है मैंने आप लोगों को बता दिया कि हमारे पास जब मैक्रोपेजेस आते हैं तो वहाँ पे आप लोगों के पास क्या नज़र आता है, हार्ट की मसल जो है अक्सर रप्चर कर जाते हैं स्कार से पहले मैंने आप लोगों को बताया 3 to 7 डेज पे, 3 to 7 डेज पे मायोकार्डियल हार्ट वॉल मसल रप्चर कर सकते हैं, देखिए विद इन 3 to 7 डेज आफ्टर इन्फार्क्शन। और अगर ऐसा होगा तो फिर हमारे पास कार्डियक टेम्पोनेट की सिचुएशन आई जाएगी। इसके अलावा जो है एरिथमियाज हमारे पास आ सकते हैं। जाहिर बात है ना, वॉल जो है वो ख़राब हो गया है, अब वो उसकी कॉन्ट्रैक्शन जो है रैपिड हो सकती है या स्लो हो सकती है, ठीक हो गया। तो एरिथमिया जो है वो हार्ट ब्लॉक हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया हो सकती है, स्लो जो है वो धड़क रहा है, या फिर टेकिकार्डिया, उसमें भी जा सकता है अनकंट्रोलेबल, और इसी वजह से कभी कभी हमारे पास वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन उसकी तरफ जाता है और उसकी वजह से दोबारा पेशेंट जो मर जाता है। इसके अलावा आप लोग देखिए पीरिकार्डाइटिस का मैंने आप लोग को बता दिया था कि 1 to 3 डेज पे जब न्यूट्रोपेल आते हैं तो उसी दौरान हमारे पास न्यूट्रोपेल की वजह से जो पीरिकार्डियम है, हार्ट की इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन है ना हार्ट की इर्द गिर्द, वो जो है उसमें ये सारे का सारा चला जाता है ये न्यूट्रोपेल, और उसकी इन्फ्लेमेशन खास कर जिसको हम पीरिकार्डाइटिस कहते हैं, ठीक है। तो ये कॉम्प्लिकेशंस आप एमआई हम पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, एक और चीज, ड्रेजलर सिंड्रोम उसको हम कहते हैं। ड्रेजलर सिंड्रोम क्या है, आप लोग ये याद रखें अच्छा कि पीरिकार्डाइटिस जो है वो टिपिकली 2 to 3 डेज बाद होता है। अगर पीरिकार्डाइटिस 6 वीक बाद हो जाए तो उसको हम फिर ड्रेजलर सिंड्रोम कहते हैं। नॉर्मली पीरिकार्डाइटिस जो है वो न्यूट्रोपिल की वजह से न्यूट्रोपिल फेज में होता है 2 to 3 डेज आफ्टर इन्फार्क्शन, लेकिन अगर पीरिकार्डाइटिस 6 वीक्स बाद हो जाए तो उसको हम फिर कहते हैं ड्रेजलर सिंड्रोम। और ये क्यों होता है? अक्सर हमारे पास एमआई के बाद जो है क्या हो जाता है, ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज अगेंस्ट द पीरिकार्डियम बनते हैं, ठीक है। एक बंदे को एमआई हो गया, फिर वो 6 हफ्ते बाद जो है वो आपके साथ प्रेजेंट किया पीरिकार्डाइटिस के सिम्टम्स के साथ, तो आप लोग उसको ड्रेजलर सिंड्रोम कहेंगे, क्योंकि ये हमारे पास ऑटो एंटीबॉडी इसके खिलाफ बने हैं, पीरिकार्डियम के खिलाफ। इसके अलावा जो है स्कार बना हुआ है, स्कार जो है जाहिर बात है अगर स्कार बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे स्कार बना हुआ है तो ये डायलेट कर सकता है ना, ऐसे उसी तरह मसल की तरह काम नहीं करेगा, डायलेटेशन आ जाएगा, तो चेम्बर डायलेशन हो सकता है, म्यूरल थ्रोम्बोसिस, अगर ये डायलेट कर रहा है और यहाँ पे ब्लड जो है वो पड़ा हुआ है, ठीक है, ब्लड यहाँ पे पूल कर जाता है ना, हार्ट के अंदर भी ब्लड जो है स्टेसिस हो सकती है और वो जो है पूल कर जाता है, यहाँ पे ब्लड अगर एक जगह पे रुक जाएगा तो इसके अंदर थ्रम्बाई बनेंगे तो इसको हम कहते हैं म्यूरल थ्रोम्बोसिस। म्यूरल मीन हार्ट वॉल को हम म्यूरल कहते हैं, ठीक है। ये हार्ट वॉल जो है एक्चुअली ये वॉल, ये दीवार, ठीक है, तो उसमें हमारे पास थ्रोम्बोसिस हो सकती है, उसको म्यूरल थ्रोम्बाई कहते हैं। अच्छा जी, अगर सपोज ये थ्रम्बस जो है बाहर की तरफ आया ऐसे और पंप हो गया तो इसको हम फिर एम्बोलाई कहते हैं, एम्बोलाई। तो ये हमारे पास थ्रम्बो एम्बोलिज्म की तरफ पेशेंट जो है वो चला जाता है आफ्टर एमआई। इसके अलावा जो है वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म,
एन्यूरिज्म क्या, यहाँ पे स्कार टिश्यू है, स्कार टिश्यू जो है वो अक्सर लिए से डायलेट कर जाता है, तो इस डायलेशन को एन्यूरिज्म भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है प्रोग्रेसिव हार्ट फेलियर, जाहिर बात है कि अब हार्ट जो है एमआई के बाद हार्ट कभी भी उसी तरह नहीं रहता, वो वीक हो जाता है, बंदा पेशेंट बच भी जाता है आफ्टर एमआई, लेकिन उसकी हार्ट की जो दीवारें हैं, जो वॉल्स है, वो कमज़ोर हो गई है, वो प्रॉपरली अब उसी तरह पंपिंग नहीं कर सकते, और इसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव हार्ट फेलियर, ठीक है। अच्छा जी, नॉन इन्फार्क्ट रीजन अंडरगो हाइपरट्रॉफी एंड डायलेशन। अब जिस एरिया को इन्फार्क्शन हुआ है वो तो स्कार बन गया, जो बाकी एरियाज हैं वो ज़्यादा काम करेंगे, तो उसमें हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, ठीक है, और उसमें डायलेशन भी हो सकती है। इसके अलावा वेंट्रिकुलर रिमॉडलिंग होगी। तो ये चीज़ें जो है ये आप लोगों ने याद रखनी है। इसके अलावा ये टॉपिक है क्रॉनिक इस्केमिक हार्ट डिजीज़, तो ये बिल्कुल इसी के साथ एसोसिएटेड है। और वो क्या है कि हमारे पास क्रॉनिक इस्केमिक हार्ट डिजीज़ किस में होती है, क्रॉनिक है, एक बंदा है जो एमआई से बच गया, उसका हिस्ट्री, प्रीवियस हिस्ट्री आप एमआई उसको है, ठीक है, लेकिन बच गया। अब वो जब बच गया तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, जिसकी वजह से हार्ट अपना प्रॉपरली काम नहीं कर सकता, तो उसको हम कहते हैं क्रॉनिक इस्केमिक हार्ट डिजीज़। इसमें हमारे, या इसको हम कहते हैं इस्कीमिक कार्डियो मायोपैथी, हार्ट के जो मसल्स है उसमें मायोपैथी आ गई है, क्यों, बिकॉज ऑफ द प्रीवियस एमआई, तो इसलिए इसको हम इस्केमिक कार्डियोमायोपैथी भी कहते हैं। और इसी वजह से अक्सर पेशेंट्स को एरिथमियास डेवलप होते हैं, कभी दोबारा से उसको एमआई हो जाती है, तो दिस इज़ लाइक इसके साथ बिल्कुल रिलेटेड है। अच्छा जी, लास्टली मैं आप लोग को सडन कार्डियक डेथ के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि हमारे पास कभी कभी बंदा बिल्कुल ठीक ठाक जो है वो अनएक्सपेक्टेड जो है उसकी मौत हो जाती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ हार्ट फेलियर, और उसको हम कहते हैं सडन कार्डियक डेथ। और ये क्यों हो जाता है, ये हमारे पास कभी कभी लीथल एरिथमियाज उसमें आ जाती है, बहुत ज़्यादा हार्ट की जो है रफ्तार तेज़ हो जाती है या हार्ट ब्लॉक हो जाता है, तो इसी वजह से बंदा मर जाता है। और इसकी जो एक्चुअल काज है सच है वो क्या है, वो वेंट्रिकुलर फेब्रिलेशन है, ठीक है। वेंट्रिकल जो है उसके अंदर ऐसे फोकाई बनते हैं जो हार्ट की वो बहुत ज़्यादा तेज़ कर देती है, ठीक है, तो उसको हम जब तेज़ कर देती है हार्ट को, तो वो प्रॉपरली उसको न्यूट्रंस नहीं मिलती उस हिसाब से जितना वो काम करते हैं, और हार्ट फेल हो जाता है। और इसकी एक वो जो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज इज द लीडिंग काज ऑफ सडन कार्डियक डेथ। अच्छा जी, इसमें हमारे पास सडन कार्डियक डेथ के हमारे पास दो किस्म के काजेस हैं। एक तो सीवियर एथेरोस्क्लेरोसिस डिजीज है, वो तो आप लोगों को पता है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि हम, और कुछ ऐसे हैं कि वो नॉन एथेरोस्क्लेरोटिक काजेस हैं, जिसमें हमारे पास एथेरोस्क्लेरोसिस वेसल के अंदर नहीं हुआ होता, लेकिन बंदा जो है वो सडन कार्डियक डेथ से मर जाता है। लेकिन इसमें ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 80 to 90% ऑफ द पेशेंट हु सफर सडन कार्डियक डेथ, ठीक है, बट आर सक्सेसफुली रिकसिटेटेड, मतलब सीपीआर की टाइम पे किसी ने कर दिया और वो बंदा बच गया, उसको सडन कार्डियक वो जो है वो हो गया, लेकिन बंदा जो बच गया, ठीक है, दे डू नॉट शो एनी एंजाइम और ईसीजी एविडेंस ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। उसमें कोई एंजाइमेटिक जो लेब्स हम कर देते थे या ईसीजी, वो आप लोग को नजर नहीं आएगी। अच्छा जी, अब आप लोग देखें कि नॉन एथेरोस्क्लेरोटिक काजेस में आप लोग के पास हेरिडिटरी है, कुछ लोग जो है खानदानी तौर पे उनको सडन कार्डियक डेथ हो जाता है, कोई मार्टरल वाल्व प्रोलेप्स है, कंजेनिटल आर्टरी एम्बोलिज्म, एबनॉर्मेलिटीज़ है, मायोकार्डियल और सर्काइडोसिस, ये आप लोग खुद देख ले, बहुत सारे हैं, ठीक है।